Hello students. So in today's lecture we are going to discuss about one of the very important concept, and that is the concept of the stability of the submerged body. जहाँ तक आपको पहले से पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है, सबमर्ज्ड का मतलब क्या है आई विल एक्सप्लेन। लेकिन अगर आप कभी भी आपके पास कोई बॉडी है जो सबमर्ज्ड है या फिर आपके पास कोई बॉडी है जो पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम इसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप भी इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबमर्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है। लेट अस सपोज कि जो बॉडी होती है ना माय डियर फ्रेंड, वो दो तरीके की होती है। दो तरीके की इन द सेंस कि मैं इस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर में कितना डूबा हुआ है या कितना बाहर है। लेट अस टेक ए एग्जांपल। बॉडी जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको मैंने बोला कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। मैंने क्या बोला? कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। और जो दूसरा बॉडी हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर एक बच्चा पूछता है कि सर एग्जैक्टली दोनों का कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? यस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास ये एक फ्री सरफेस है। हमारे पास क्या है? देयर इज ए फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो लिक्विड का हो, या चाहे किसी भी तरीके का, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड का जो मतलब होता है वो लिक्विड से भी है और गैस से भी है। तो अगर मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा हमारे पास ये नीचे जो भी फ्री सरफेस के नीचे है, इसके नीचे हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी के चारों तरफ क्या है? कोई ना कोई आपके पास फ्लूइड होने वाला है। मींस बॉडी इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड्स। ये जो बॉडी है आपके पास, ये चारों तरफ से फ्लूइड से सराउंडेड है। अब मेरे को एक बात बताने का प्रयास करें आप लोग कि अगर मैं बोलता हूं कि ये बॉडी किस तरीके का है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। अगर कोई बॉडी पूरा फ्लूइड से सराउंड कर दिया गया है या अगर कोई बॉडी पूरा लिक्विड से सराउंड कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्लूइड का मतलब या तो गैस हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है। तो ये जो पूरा बॉडी है आपके पास, देयर इज ए सॉलिड बॉडी। अगर आप इस बॉडी को और बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी था और जो कि चारों तरफ से फ्लूइड से सराउंडेड था। इस बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। ये जो बॉडी हो जाएगी, दिस इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। बट एक सवाल मेरा ऐसा है कि ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर बॉडी सराउंड है कंप्लीट फ्लूइड से तो उसको हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी बोल सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैंने बोला कि हमारे ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, आई हैव ए इन्वायरमेंट, और हमें पता है कि वी आर लिविंग इन आवर इन्वायरमेंट। तो अगर मैंने बोला कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज रखी गई है, कोई भी चीज रखी गई है, लेट अस सपोज करें कि हमारे इन्वायरमेंट में एक बॉडी रखी गई है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ इसके क्या है? चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस है या नहीं है, प्लीज सोच के बताइए। तो यस, दिस इज द केस ऑफ द कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि लिक्विड रहना जरूरी नहीं है। इट डज नॉट मीन कि अगर आपका कोई भी बॉडी ना लिक्विड से चारों तरफ से सराउंड किया गया है तभी जाके वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। हमने बोला कि अगर कोई बॉडी ना फ्लूइड से चारों तरफ से सबमर्ज्ड कर दिया गया है तो वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। और आप मुझे बताइए, बट आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसके चारों तरफ कौन सा फ्लूइड है? यस, इसके चारों तरफ आपके पास ना एयर के पार्टिकल्स होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इसके चारों तरफ आपके पास ना एयर के पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो मतलब कि दिस पार्टिकुलर बॉडी इज सराउंडेड बाय द एयर पार्टिकल्स, दैट इज द गैसियस पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई दिस बॉडी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द completely submerged body। तो yes, this is also the case of the completely submerged body। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि completely submerged body का मतलब क्या है। मैं फाइनल टाइम आपको बता देता हूं कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का मतलब होता है कि इफ एनी बॉडी इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड्स, दैट बॉडी इज नोन एज द
completely submerged body. If any body is completely surrounded by the fluid, that type of the body is known as the completely submerged body. अब मेरे दिमाग में सवाल आती है कि यार मुझे ये जानना है कि ये बॉडी की स्टेबिलिटी कैसे चेक हो सकती है, बिकॉज इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द स्टेबिलिटी एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी. ठीक है क्या? तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक कि स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की. चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं. अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या है, अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या है, किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, तो दिस इज सच ए इजी थिंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो होने वाला है वो बराबर होने वाला है. और ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कहानी नहीं है, उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट मोमेंट होने वाला है वो भी आपके पास क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है. तो अगर कोई बोलता है कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट जो एक्ट हो रहा होगा वो कंप्लीटली क्या होने वाला होगा, जीरो होने वाला होगा. अब मेरा सिंपल सा सवाल आप लोगों से है कि अगर मैं बोलता हूं कि ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, Is it mean the body is in a stable equilibrium? Come on my dear friend, I am repeating once again. अगर मैं बोलता हूं कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब ये गारंटी है कि हमारा बॉडी स्टेबल है? बोलिए हाँ या ना. आप बोलेंगे गॉड नोज, मुझे तो नहीं पता है. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक क्या था, हमारे पास एक बॉडी था, हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा बॉडी था और इस बॉडी का अपना कोई मास होने वाला है, इस बॉडी का अपना कोई मास होने वाला है और ये बॉडी जो है ना, लेट अस सपोज करिए थोड़ी देर के लिए वाटर से चारों तरफ से सराउंड कर दिया गया है. दिस बॉडी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर, कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर. अब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल यह है आपसे कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट वांट टू नो कि वेदर दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट. आप बोलोगे कि सर जी कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं. तो मैंने बोला कि इस बॉडी के ऊपर में जितने भी फोर्स लगने वाले हैं ना, सारे फोर्सेस को देखिए क्या एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. अगर वो बैलेंस कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है. अब आपने बोला कि सर जी इस पे फोर्सेस तो बताया आप मेरे को. अगर आप फोर्सेस की बात करना चाहेंगे तो देखिए इस बॉडी पे सबसे पहला जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है mg. इस बॉडी का अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस बॉडी का अपना वेट लगने वाला है जो कि mg लगने वाला है. लेकिन जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि अगर किसी बॉडी को किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड के अंदर में आप इमर्स करोगे तो देयर इज ऑलवेज ए नेट हाइड्रोस्टैटिक वर्टिकल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकुलर फोर्स इज नोन एज द बैंसी फोर्स. बिकॉज यू ऑल नो वेरी मच अवेयर अबाउट द बैंसी फोर्सेस. तो यहां पे हम बैंसी फोर्स के बारे में बात करेंगे कि भले ही बॉडी को देखोगे ना तो बॉडी ने अपना सारा का सारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है, बट ये जो फ्लूइड है जो कि बॉडी को सराउंड किए हुए है वो एक बॉडी के ऊपर में ना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने वाला है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द बैंसी फोर्स. अगर एक बच्चा बोलता है कि इसका मतलब कि बैंसी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल बैंसी फोर्स हमेशा ही आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा. आप बताओ कि इस बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स क्या होने वाला है, यही आपके पास बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स है. दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स एंड एफ इज द अपवर्ड फोर्स. अगर आप चाहते हैं कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, mg माइनस fb इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स mg इक्वल टू fb होना चाहिए. इट मीन्स माय डियर फ्रेंड कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या. मैंने बोला कि अगर इसका mg का वैल्यू बैंसी फोर्स के बराबर होगा तो दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बट सवाल यही है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में जरूर है, बट बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की क्या गारंटी है कि बॉडी आपके पास स्टेबल है, हाँ या ना. अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या इक्विलिब्रियम इज द गारंटी दैट बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? आई डोंट थिंक सो, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है. क्या होने वाला है, इसी चीज को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर इस बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स आपके पास mg इक्वल टू fb लगने वाला है और मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये इक्विलिब्रियम को बताता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी. अगर आप स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर मैं मोटा मोटी आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी स्टेबिलिटी के बारे में जरूर सुना होगा. जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक इस तरीके का शेप है और अगर मैं यहाँ पे छोटा सा बॉडी डाल देता हूं, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है. अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं
कि माय डियर फ्रेंड ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जी कैसे पता चलेगा? मैंने बार बार बताया है, इक्विलिब्रियम को चेक करने का सिर्फ एक तरीका, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर में 0 होना चाहिए। अगर आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस बॉडी का जो वेट है ना वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगने वाला है। बट माय डियर फ्रेंड ये पूरा का पूरा बॉडी एक सॉलिड सरफेस के ऊपर में रखा गया है, इसीलिए यहां पे भी एक आपके पास ना रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका नाम होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन। एक बच्चा बोलेगा कि सर जी क्या यहां पे बैंसी फोर्स नहीं लगेगा? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहां पे भी इस बॉडी के ऊपर में बैंसी फोर्स लग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां जो बैंसी फोर्स लगने वाला है ड्यू टू एयर लगने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बॉडी है ना एयर से सराउंड किया गया है। तो बैंसी फोर्स अप्लाइड बाय द एयर on the body is going to be very less. That's why in case of the air particles we are generally going to neglect the Bansi forces। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि सॉलिड सरफेस है, इसके चक्कर में सॉलिड सरफेस ने बॉडी के ऊपर में एक नॉर्मल फोर्सेस लगाए होंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगाए होंगे इस तरीके से। आपको पता है यहां पे n इक्वल टू mg होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है? n इक्वल टू mg होने वाला है। माय डियर फ्रेंड अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इज दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम? यस, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बट इफ इक्विलिब्रियम इज देयर, इज दिस द गारंटी दैट बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? इज दिस द गारंटी बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपने बोला कि सर जी अगर मुझे किसी बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है ना तो सबसे पहले मुझे एक ही काम करना पड़ता है, मुझे उस बॉडी को डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ सकता है? सबसे पहले उस बॉडी को डिस्टर्ब करके देखना पड़ेगा। आपने बोला डिस्टर्ब कैसे करें? मैंने बोला ऐसा करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द फोर्स यहां पे लगा देते हैं, और जैसे हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द फोर्स लगा दिया, आपको पता है कि थोड़ी देर में ही बॉडी जो है वो यहां पे आ जाएगी और उसके थोड़ी देर बाद बॉडी आपके पास यहां पे आ जाएगी। ये जो एक का फोर्स मैंने लगाया है माय डियर फ्रेंड, इस फोर्स को मैं बोलता हूं डिस्टर्बिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया है। बट माय डियर फ्रेंड आपको पता है कि नेचर का लॉ है सबसे बड़ा कि जब कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो कोई ऐसी शक्ति जरूर होती है जो आपको रिस्टोर करने की भी कोशिश करती है, राइट और नो? अगर आपके जिंदगी में बहुत सारा दुख है ना तो कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद की किरण भी दिखने वाली है, होप भी आपको दिखने वाला है, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शंस एंड गॉड इज ग्रेट। आपको पता ही है पहले से, तो यहां पे भी गॉड इज वेरी ग्रेट। अगर आप देखोगे ना कि इस बॉडी को डिस्टर्ब तो मैंने कर दिया है, F4 से हमने इस बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन बॉडी चाहेगा क्या कि हम अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर ले, बिकॉज द बिगेस्ट लॉ ऑफ द नेचर इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि हमारा कोई भी बॉडी जिस भी पोजीशन में है ना उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है बट स्टिल बॉडी की चाहत होगी कि मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लूं। क्या आपको सच में लगता है क्या कि बॉडी यहां पे आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकती है? और आपको पता है बिल्कुल नहीं। मतलब इस बॉडी को ना अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना लगभग असंभव है और ये शायद कभी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि इस बॉडी का जो रिस्टोरिंग कैपेसिटी है कि अपने आप को ना ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना चाहता है, वो जो फोर्स होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्सेस। माय डियर फ्रेंड लोगों ने बोला कि अगर कभी भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाए कि रिस्टोरिंग फोर्सेस उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं आ पाएगी, एंड दैट टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोई कोशिश की बट वो आ ही नहीं पाया, दैट्स व्हाई द बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि इफ डिस्टर्बिंग फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिस्टोरिंग फोर्सेस। और ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं कि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज तो बात कर ही रहा हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं नेचर वाइज बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये बॉडी वापस नहीं आ पाएगी एंड डिस्टर्बिंग फोर्सेस आर हाईली डोमिनेंट ओवर द रिस्टोरिंग फोर्सेस, देन दैट टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो इक्विलिब्रियम होने वाला है दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
मतलब आपने देखा कि यस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम इज ओनली गोइंग टू डिसाइड बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी जीरो। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बट इक्विलिब्रियम में होना गारंटी नहीं है कि बॉडी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होने वाला है। द बिगेस्ट कंसेप्ट कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि बॉडी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होने वाला है। इस बात को मैं और ज्यादा पक्का करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, और मैं दूसरा एग्जांपल आपके साथ लेता हूं। क्या? लेट अस टेक द एग्जांपल नंबर 2। और एग्जांपल नंबर 2 में ये ले रहा हूं कि अब इस बार मैंने पता है क्या किया, हमने कुछ इस तरीके का शेप लिया और हमारे पास में एक बॉल है जो यहां पे रखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बॉल को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। सबसे पहले मैं इस बॉल का इक्विलिब्रियम चेक करना चाहता हूं। आप बोलोगे सर जी कैसे चेक करेंगे इसका इक्विलिब्रियम? बहुत ही आसान है। इस बॉडी पे लगने वाला सारे के सारे फोर्सेस देख लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द सॉलिड सरफेस ऑन द बॉल इज गोइंग टू द टोटल वेट exerted और इसलिए n इक्वल टू mg होगा। यस, इक्विलिब्रियम इज अ गारंटी हियर। यहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम गारंटी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम यहां पे है। बट नाउ आई वांट टू चेक कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, देखते हैं। और हमने बोला है कि अगर मुझे कभी स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी होती है, और अगर कभी मुझे स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी होती है, तो हमें पता है वी हैव टू डील इन टू काइंड ऑफ द फोर्सेस। नंबर 1 फोर्सेस इज द डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड अनदर फोर्सेस इज द रीस्टोरिंग फोर्सेस। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि अगर मैंने बॉल को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक ना फोर्स लगा दिया है, लेट अस सपोज कि देयर इज ए फोर्स, और ये जो आपने एफ फोर्स लगाया है ना, दिस फोर्स इज नोन एज द डिस्टर्बिंग फोर्स इन दिस पार्टिकुलर केस। ये हमारे पास एक डिस्टर्बिंग फोर्स है, आपको पता चल रहा होगा। बट मेरे को बताइएगा कि जैसे आपके पास अगर मैंने बॉल को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, तो बॉल थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। और एक बार जब बॉल यहाँ पे जाएगा ना, तो वापस आपको बॉल को ना, आपको पता है कि आप ऐसा करोगे तो बॉल थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आ जाएगा और फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद इसी तरीके से बॉल फिर से नीचे जाएगा और ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और करते करते फाइनली पता है क्या होने वाला है। फाइनली जो है बॉडी आपके पास, फाइनली बॉल विल एक्वायर इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम था, तो क्या गारंटी होता है? क्या नहीं होता है। बट इस केस में आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जब बॉडी का आपने डिस्टर्ब किया था ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा था बॉल को वापस लाने के लिए, दिस फोर्स इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्सेस। और यहाँ का जो रीस्टोरिंग फोर्सेस है, यहाँ का जो रीस्टोरिंग फोर्सेस है, वो इतना ज्यादा पावरफुल था ना, इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस लगाया गया था उसको उसने ओवरकम कर लिया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन बोल सकते हैं कि हेयर रीस्टोरिंग फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर डिस्टर्बिंग फोर्सेस। इसलिए ये बॉडी जो आपके पास है क्या होने वाली है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने वाली है। दिस बॉडी इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो होप आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि बॉडी कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, बॉडी कभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम इज नॉट द गारंटी कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या बॉडी आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि समटाइम्स क्या होता है ना कि देयर इज अनदर काइंड ऑफ द इक्विलिब्रियम, जिसको आप बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब समझिएगा कि क्या होता है ना कि एवरीबॉडी जो भी इस दुनिया में रहते हैं वो सबके अंदर एक एडजस्टिंग कैपेसिटी होती है। एडजस्टिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ना एक बॉल है, फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास एक बॉल है और हमने इस बॉल पे ना एक डिस्टर्बिंग फोर्सेस लगा दिया है। तो जैसे ही आपने इस बॉल के ऊपर में डिस्टर्बिंग फोर्सेस लगा दिया है, तो आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद बॉल आपको यहां पे कहीं पे दिखेगा। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बॉडी इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दूं और इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दूं, तो क्या बॉडी पॉइंट नंबर 1 पे इक्विलिब्रियम में था क्या? चेक करते हैं। और अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे बॉडी का मास आपके पास mg लग रहा होगा और यहां पे आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और आप इजीली बोल सकते हो कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और यहां पे बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हियर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
लेकिन अगर आप बोलोगे यहां पे बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, आप देखेंगे यहां पे कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि हमने एक फ्लैट सरफेस पे ये सारी बातें करी है। तो आप देखेंगे ये आपके पास हो जाएगा mg और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहां भी अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द mg। तो माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में था और यहां पे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में था। लोगों ने बोला कि अगर आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, अगर आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और अगर वो बॉडी किसी और प्लेस पे जाके अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम में सेट कर लेती है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्वायर कर लेती है, तो उस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि इफ एनी बॉडी या एनी बॉल इज डिस्टर्बिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड इफ आफ्टर डिस्टर्बेंस इफ द बॉल एक्वायर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस तरीके का जो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं कि बॉल 1 नंबर पे था तब भी इक्विलिब्रियम में था, 2 नंबर पे था तब भी इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि बॉल ने नई जगह पे जाके अपने लिए एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन सेट कर लिया है। इस तरीके का जो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को यहां पे इक्विलिब्रियम में रखो या आप मुझे कहीं और रखो, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम तो होने ही वाला है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इनफ एग्जांपल्स दे दिए हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम इज नॉट द गारंटी ऑफ द स्टेबिलिटी। अब सवाल आता है कि सर जी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 2 तरीके के बॉडीज हो सकते हैं, एक बॉडी जो फ्लूइड से चारों तरफ से सराउंडेड होगा, दैट इज द कंप्लीट सराउंडेड, ठीक है क्या, और दूसरा जो बॉडी हो सकता है जो पार्शियली सराउंडेड हो सकता है, पार्शियली सबमर्ज्ड हो सकता है, कंप्लीटली नहीं हो सकता है। तो राइट नाउ आवर फोकस इज टू डिस्कस द स्टेबिलिटी अबाउट द कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, कि ऐसा बॉडी जो चारों तरफ से फ्लूइड से क्या है, सराउंडेड है, उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं। तो बने रहिए, होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अब मैं अगर इस बात को और आगे बढ़ाऊं और इस बात को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूंगा तो अब इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि अब मेरा सवाल सिंपल है स्टेबिलिटी को लेके। अब मेरा सिंपल सा सवाल है स्टेबिलिटी को लेके। इसके पहले कि हम आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाहें, हम अभी आपको बताना चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सब कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी क्या होता है, कंप्लीट सराउंडेड बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स। ओके, अब मुझे बताइएगा कि सबसे पहले मैं कुछ रिक्विजिट देना चाहता हूं आपको, सम ऑफ द प्री रिक्विजिट, कि इस टॉपिक को जानने के पहले आपको कौन कौन से छोटे छोटे कंसेप्ट का आना जरूरी है। चलिए मुझे सबसे पहले आप बताइएगा कि हमने बोला है कि अगर कोई भी बॉडी आपके पास ना कंप्लीटली सराउंडेड है फ्लूइड से, तो उसको हमने बोला है कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। लेट अस सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, देयर इज ए बॉडी, और ये चारों तरफ क्या है सर, तो ये बताने का कष्ट करें, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो फ्लूइड पार्टिकल से भी सराउंड कर सकते हैं, मींस मैं कहना चाहता हूं कि आप लिक्विड से भी सराउंड कर सकते हैं और आप जो है ना एयर या गैसियस पार्टिकल से भी सराउंड कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे आपके सामने में जो बॉडी लिया है ना, इस बॉडी को मैंने ना एयर से सराउंड कर दिया है। ये देखिए, ये क्या है, एयर पार्टिकल्स है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो कंप्लीट बॉडी है ना, ये जो कंप्लीट बॉडी है वो क्या है, चारों तरफ से फ्लूइड पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो दिस इज द केस ऑफ द कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। अब मुझे बताइएगा कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगने वाले हैं। आपको पता है कि बॉडी का अपना मास लगने वाला है, बॉडी का अपना मास जो उस समय से आप बात कर रहे हो कि देयर इज ए फोर्स mg which is going to act in the downward direction। but my dear friend, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कोई बॉडी का मास लगता है वेट के फॉर्म में, जो कि आपको पता है कि mg क्या है, वेट ही तो है ना, वेट mg आपके पास होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि आप लगा तो देते हो mg, पर mg किसके थ्रू लगता है और किस पॉइंट पे लगता है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप mg को लगाना चाहते हैं ना, तो mg जो होता है किसी भी बॉडी का, वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं G से। G से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है आपका हमेशा mg पास करने वाला है। अब सवाल आता है कि सर जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसका फंक्शन है। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना किस बात पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, या ऐसा भी बोल सकते हो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेंसिटी, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, जिधर ज्यादा डेंसिटी हो गया या जिधर ज्यादा मास होगा ना, उधर ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, हमारे पास एक ऐसा बॉडी है और ये पूरा बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि हर जगह पे इसका जो मॉलिक्यूल्स का पैकिंग है ना, हर जगह पे इसके जो मॉलिक्यूल्स का पैकिंग है ना वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगा। कहां पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगा। और आपको पता है कि रेक्टेंगल के केस में या स्क्वायर के केस में ये इसका सेंटर आपको है, और यहां पे आप क्या बोलोगे कि ये हमारे पास जी है, जी है। तो मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा फंक्शन होता है कि जिधर जितना ज्यादा मास होगा ना आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना उसी तरफ से शिफ्ट होते हुए चला जाएगा, शिफ्ट होते हुए चला जाएगा। किधर आपके पास डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, ऐसा ही सेम बॉडी है, रेक्टेंगल टाइप का हमारे पास एक बॉडी है, और मैंने बोला कि इधर जो हमारे पास डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। देखिएगा ध्यान से, इधर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी है दैट इज सो मच, दैट इज सो मच, सो मच, सो मच। और मैंने बोला कि जो आधा पार्ट है ना, ये जो आधा पार्ट मैंने बनाया है इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मैंने आधा पार्ट बनाया है ना उसको मैंने काफी डेंस दिखाने की कोशिश की है, काफी डेंस मैंने दिखाया है, लेकिन इसका जो आधा पार्ट जो बचा हुआ है जिसको अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, उतना डेंस मैंने नहीं दिखाया, ठीक है क्या। तो हियर द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस एंड हियर द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, मोर, मोर। और मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना कहां चाहिए था, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि बॉडी का जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर हाफ में ज्यादा हो गया है, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉडी इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है यहां पे कहीं पे आपके पास होने वाला है mg, 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 और ये आपके पास क्या होगा, g होगा। तो क्या मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसी भी बॉडी का, अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का बॉडी है तो बिल्कुल उसके सेंटर पे लगेगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द फंक्शन ऑफ द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। जिधर ज्यादा मास होने वाला है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाने वाला है, शिफ्ट हो जाने वाला है। लोगों ने बोला यस दिस इज ऑसम कंसेप्ट, दिस इज ऑसम कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने बोला है थोड़ी देर पहले, अगर मैं आपको पिछले स्लाइड पे ले जाऊं तो अगर आप जानते हो कि मुझे ये बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, बट कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज करिए कि मैं बोलता हूं कि हमारा बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था कि हमारा जो जी का पोजीशन होता ना, ये जी का पोजीशन हमारे पास ऐसा था। बट आपको पता है कि अगर एनी बॉडी इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड्स देन देयर आर ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, एंड द वन फोर्सेस इज acting about the center of gravity, that is the weight of the body, and next forces is the center of buoyancy, means नेक्स्ट फोर्सेस इज बैंसी फोर्सेस। और जो अगला फोर्सेस आपके पास है वो बैंसी फोर्सेस होने वाले हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि अगर हमारे पास ये बॉडी है तो हमारे बॉडी में ना एक बैंसी फोर्सेस तो लगने ही वाला है, लगने ही वाला है, लगने ही वाला है। आपने बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम, बैंसी फोर्सेस लग रहा है, आई नो and I understand this concept very well, but what is the problem? Why you are very much curious about the Bansi forces? Because आपको ये तो जरूर पता होगा कि Bansi force का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो होता है रो जी भी, बट क्या आपको ये पता है क्या कि Bansi फोर्स किस पॉइंट के अबाउट लगता है? और माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो Bansi फोर्सेस है वो जिस पॉइंट के अबाउट लगता है उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ Bansi। मैंने बोला कि FB 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 x थ्रू द पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ Bansi, सेंटर ऑफ Bansi।
दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ बैंसी। तो ये सेंटर ऑफ बैंसी के थ्रू आपके पास लगने वाला है। अब आप मुझे बताइएगा कि सेंटर ऑफ बैंसी को अभी आप थोड़ी देर के लिए मैंने एफ बी से डिनोट कर दिया है कि इसी पॉइंट पे मेरा सेंटर ऑफ बैंसी लगने वाला है। बट सवाल है कि किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के लिए जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटर ऑफ बैंसी किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेंटर ऑफ बैंसी इज नॉट द फंक्शन ऑफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द फंक्शन ऑफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द फंक्शन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर ऑफ बैंसी को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। सेंटर ऑफ बैंसी अगर किसी एक चीज पे डिपेंड करती है तो सिर्फ और सिर्फ शेप पे डिपेंड करती है। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ बैंसी अगर आपके पास किसी चीज का फंक्शन है तो शेप का फंक्शन है। मतलब कि सेंटर ऑफ बैंसी सिर्फ और सिर्फ ना बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। और अगर कोई पूछता है आज के बाद कि सेंटर ऑफ बैंसी कहां पे होने वाला है, किस पॉइंट पे लगने वाला है, तो सेंटर ऑफ बैंसी इज द centroid of the displaced volume, centroid of the displaced वॉल्यूम कि जो भी आपके पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, उसका जो सेंट्रॉइड होने वाला है ना, उसी पे सेंटर ऑफ बैंसी लाई करेगा। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ बैंसी किसका फंक्शन है, बॉडी के शेप का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि शेप सेंट्रॉइड जो होता है ना, किसी भी बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो सिर्फ बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। मैंने दोबारा बोलना है कि किसी भी बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो उस बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कभी भी किसी बॉडी का पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बैंसी जानना है तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ बैंसी का पॉइंट क्या होने वाला है, वो होने वाला है जो पूरे फ्लूइड का सेंट्रॉइड होने वाला है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम का। जितना भी डिस्प्लेस किया गया है वॉल्यूम, सेंट्रॉइड वही आपके पास होने वाला है, और किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। अगर आप में से किसी को क्लैरिफाई नहीं हुआ तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमारे पास एक इस तरीके का बॉल है, और मैंने बोला है कि सेंट्रॉइड इज नेवर गोइंग टू द फंक्शन ऑफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेवर गोइंग टू द फंक्शन ऑफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रॉइड को किसी चीज से लेना देना नहीं है। सेंट्रॉइड का कहना है कि मैंने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसके शेप के अकॉर्डिंगली ही हमारा सेंट्रॉइड होने वाला है। आप बताओ कि आपको नहीं लगता कि पूरा चारों तरफ से अगर यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड चारों तरफ से फ्लूइड होगा, तो कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया है, जितना इस पूरे बॉडी का शेप होगा। और पूरे बॉडी का शेप में कहां पे मास ज्यादा है, कहां पे मास कम है, मुझे नहीं पड़ता, लेकिन इसका सेंट्रॉइड जो होने वाला है बीचों बीच होने वाला है। हेयर द सेंट्रॉइड इज। क्यों सेंट्रॉइड ऐसा हुआ? क्योंकि पूरा का पूरा जो फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया है वही है जो आपके पास बॉडी का वॉल्यूम है, और बॉडी का वॉल्यूम यही सेंट्रॉइड है, तो फिर तो सेंटर पे ही आपके पास आएगा ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर मैं एक ऐसा बॉडी लेता हूं, देयर इज ए बॉडी। अब आप मुझे बताएं कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, वो बताया कैसे जा सकता है? अगर मैंने बोला कि हमारे बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा है, नीचे वाले साइड पे बहुत ज्यादा है, तो आप मुझे बताने का कष्ट करें कि अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, तो आप बिना किसी टेंशन के मुझे बता दोगे कि कहां पे होगा एग्जैक्टली। तो जब तक कि डायमेंशंस नहीं रहेगा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये टोटल का टोटल हाफ पार्ट ऊपर, हाफ पार्ट नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे ही होने वाला है। दिस इज द पॉइंट ऑफ जी। क्यों? क्योंकि जिधर ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही आपके पास झुकने वाला है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर ये पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड से सराउंडेड है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स दैट इज सराउंडेड बाय द what is the amount of fluid particles that is displaced by the body? और आपको पता है कि ये बॉडी उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है। उसका सेंट्रॉइड निकालना है बीचों बीच। और आपको पता है ना किधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लगता है कि हाँ यार बीचों बीच यहाँ पे कहीं पे आपके पास क्या होने वाला है, बैंसी होने वाला है, बिकॉज सेंट्रॉइड इज नेवर गोइंग टू द फंक्शन ऑफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको पता चल गया है
कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब हम स्टेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं कि ये हमारे पास एक फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस, और मैं आपको बोलता हूं ये चारों के चारों तरफ ये सारा का सारा फ्लूइड से भरा हुआ है। फ्लूइड बोलिए, और यहां पे जो मैं फ्लूइड ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? वाटर ले रहा हूं, ठीक है क्या? अब मैंने बोला कि मैंने एक बॉडी को ना, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी ले लिया है, और ऐसा है थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है? सबमर्ज्ड बॉडी। ऐसा ले लीजिए, ये हमारे पास है सबमर्ज्ड बॉडी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि आपको नहीं लगता क्या कि अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताऊं आपको कि यहाँ पे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो आपने बोला सर जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? ये तो बॉडी का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। बिल्कुल सही बात है, और मैं मान लेता हूं कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, कुछ यहाँ पे होगा। क्यों ऐसा क्यों माना सर जी? क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं इस पार्टिकुलर केस में कि बॉडी का जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर हाफ में ज्यादा है, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। ठीक है क्या? तो आपका बॉडी का जी है, बट आप मुझे बताइएगा कि पूरे बॉडी का सेंट्रॉइड कहां पे होने वाला है? सेंट्रॉइड इज नॉट द फंक्शन ऑफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है कि अगर ये पूरा बॉडी ने जितना भी फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, कितने बॉडी को डिस्प्लेस किया है? जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उसका सेंटर ही तो सेंट्रॉइड होने वाला है। और आपको अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि इसका जो सेंट्रॉइड होने वाला है बिल्कुल इसको बीच में होने वाला है, बिल्कुल बीच में होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द बेंसी फोर्सेस। माय डियर फ्रेंड, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रेस्पेक्ट में हमको mg लग रहा होगा, क्योंकि हमेशा g के रेस्पेक्ट में mg लगता है, और ये जो बेंसी है ना, इसके रेस्पेक्ट में आपके पास fb लगेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि अभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में लग रही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अभी एग्जैक्टली में ना जो mg का वैल्यू होने वाला है वो fb के बराबर होने वाला है। एक बच्चा बोलेगा सर जी आप भूल रहे हैं कि आपने बोला था कि इक्विलिब्रियम सिर्फ फोर्स को बैलेंस करने से पता नहीं चलता है, आपको उसके लिए मोमेंट भी बैलेंस करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मोमेंट भी जीरो है। क्यों मोमेंट जीरो है? क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर कोलिनियर, और अगर दोनों फोर्सेस कोलिनियर हैं तो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द मोमेंट जनरेशन। ठीक है क्या? तो बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, आपको पता चल रहा है ना? बिल्कुल। मैंने बोला कि अगर कभी भी आपको ना स्टेबिलिटी को चेक करना है तो बॉडी का उंगली होना जरूरी है, या बॉडी को उंगली करना जरूरी है। हम बॉडी को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, और जैसे हमने बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया, लेट अस सपोज करिए कि मैंने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश की है, मैंने बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश की है, तो आप मुझे बताने का कष्ट करें कि जैसे आप बॉडी को रोटेट करा दोगे, वेरी स्मॉल डिस्टरबेंस, इतना भी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता क्या कि बॉडी का शेप जो है थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाने वाला है, कुछ ऐसा हो जाने वाला है, कुछ ऐसा हो जाने वाला है। और मैंने बोला कि ये बॉडी का एक्सिस है जो पहले भी था, और अभी भी बॉडी का आपके पास क्या है? एक्सिस है। माय डियर फ्रेंड, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलेगा क्या? नो, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा बॉडी के टिल्ट हो जाने से क्या बॉडी का मास और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। और पहले भी बॉडी का जी यही था, अब भी बॉडी का जी यही है, और अभी भी बॉडी का जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगने वाला है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप बोलोगे सर जी इसका सेंटर ऑफ बेंसी बदलेगा क्या? आप खुद बताएं क्या इस बॉडी का सेंटर ऑफ बेंसी बदलेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ बेंसी बोलता है कि भाई साहब सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और इसका सेंट्रॉइड बदल रहा है क्या? नो, सेंट्रॉइड ऑफ दिस पार्टिकुलर बॉडी इज नेवर गोइंग टू बी चेंज। क्यों नहीं चेंज होने वाला है? बिकॉज पहले भी जो आपके पास बॉडी था ना, उसको इतना ही फ्लूइड सराउंड कर रहा था, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इज गोइंग टू डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज एग्जैक्टली सेम राइट नाउ। देन वी कैन से दैट स्टिल द सेंटर ऑफ बेंसी इज एट द सेम पोजीशन। देयर इज ए वेरी वेरी बिग learning in this particular concept कि whenever you are going to deal with the completely submerged body, center of buoyancy is never going to be changed. Very very important concept कि whenever you are going to deal with the completely submerged body, then in case of the completely submerged body, center of buoyancy is not going to be changed. और अगर आपके पास बॉडी का सेंटर ऑफ buoyancy चेंज नहीं होगा तो आप मुझे थोड़ा सा बताने का कष्ट करें
थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट होने वाला है और अभी हमारे को एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। आपको नहीं लगता कि जैसे ही आपके पास ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रहा होगा, तो आपके पास एफ बी कुछ यहाँ पे लग रहा होगा और आपके पास जो एम जी है वो कुछ यहाँ पे लग रहा होगा। यू कैन से इजिली दैट कि आपने बॉडी को ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया था और अब जो बॉडी के पास मोमेंट जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। तो ये जो आपने क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया था ना, दिस इज द डिस्टर्बिंग कपल। ये कौन सा कपल था? दिस इज द डिस्टर्बिंग कपल, डिस्टर्बिंग कपल। बट माय डियर फ्रेंड, अब ये जो बॉडी अपने आप को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज मैंने बोला ना गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट और साइंस इज ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि भले इसको पता नहीं था लेकिन ये बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि मैं जहां से आया हूं ना मेरे को वापस वहीं जाने का है। और आप देख सकते हो कि देयर इज वन रीस्टोरिंग कपल जनरेटेड। और ये जो रिस्टोरिंग कपल है क्या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? यस माय डियर फ्रेंड, दिस रिस्टोरिंग कपल इज गोइंग टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो आपको पता है बॉडी ट्राई करेगा अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने का। और आपको पता है इफ रिस्टोरिंग फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द डिस्टर्बिंग फोर्सेस, इफ restoring forces are dominant over the disturbing forces, then that type of the equilibrium is known as the stable equilibrium. This type of the equilibrium known as the stable equilibrium. और ये जो आपके पास बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और आपको पता होगा और आपने पहले कभी रट्टा भी मारा होगा और आपने रट्टा होगा कि जब कभी भी आपके पास ना बी ऊपर रहेगा और जी नीचे रहेगा, आपने क्या रटा है मैं आपको बताता हूं। इफ B is above G, if B is above G, then body is in stable equilibrium. Body is in stable equilibrium. और ये किसके लिए वैलिड होता है आप याद रखिएगा, ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। सो इफ द बी इज अबव जी then body is said to be, then body is in stable equilibrium. और आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो भी कंसेप्ट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए चल रहा है। कभी भी जी नीचे बी ऊपर, इफ बी इज अबव जी देन बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल्स। और अगर मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लूं तो चलिएगा, अब तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे पास फ्री सरफेस है और लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है, और मैं अभी भी मान रहा हूं कि हमारा बॉडी का जो जी है ना वो डाउन साइड में ज्यादा है, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ कि हमारा जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर हाफ में ज्यादा होने वाला है। आपको अगर अभी लगता है कि सेंटर ऑफ बेंसी क्या होने वाला है, यस, सेंटर ऑफ बेंसी सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होने वाला है और दिस इज द सेंटर ऑफ बेंसी। आप मुझे बताने का कष्ट करें, कि सर जी ये तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये एग्जांपल तो मैंने ले लिया है, दोबारा क्यों ले रहा हूं? यस, अब मैं इस एग्जांपल को ना दूसरे तरीके से टिल्ट करता हूं। और जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने बोला कि ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बदल क्या डालते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी का जी यहां पे होने वाला है, मैंने बोला कि बॉडी का जी ऊपर में है, अब मैं क्या मान रहा हूं कि बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेंसिटी का वो अपर साइड में ज्यादा होगा। और आपको पता है, किसी ने बताया होगा कि सेंटर ऑफ बेंसी कहां पे होता है। सेंटर ऑफ बेंसी कहां पे होता है? सेंटर ऑफ बेंसी बिल्कुल उसके सेंट्रोइड पे होता है, और बिल्कुल उसका सेंट्रोइड कहां पे होने वाला है, ये ले लीजिए, यहां पे इसका सेंट्रोइड के बाद सेंटर ऑफ बेंसी होने वाला है। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि अगर आप, तो चलिए एक और केस लेने की कोशिश करते हैं कि लेट अस सपोज करिए कि आपके पास ये फ्री सरफेस है, और हमने एक यहां पे क्या ले लिया है, बॉडी ले लिया है, और इस बॉडी के चारों तरफ पता है ना, कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए या कोई भी आप फ्लूइड पार्टिकल्स ले लीजिए। और अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स ले लेता हूँ तो लेट अस सपोज कि मैं वाटर लेता हूँ, वाटर ले लिया मैंने, और मैंने बोला कि इस बार मैं मानता हूँ कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो अप साइड में ज्यादा है। क्यों ऐसा माना आपने? क्योंकि अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस टाइप ऑफ द बॉडी में, इस तरीके के बॉडी में क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अपर साइड में ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ना अपर साइड में ज्यादा होगी। और सेंटर ऑफ बेंसी तो आपको पता ही है कि भाई साहब सेंट्रोइड जैसा होता है।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे FB लेगा और यहाँ पे आपके पास क्या लेगा, mg लेगा, mg लेगा। अगर इस पिक्चर को मैं थोड़ा ध्यान से बनाऊंगा ना तो ये हो जाएगा g और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा FB, FB, FB। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब मेरे को छोटी सी बात बताइएगा, अगर मैंने इस बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया और दिस इज द डिस्टर्बिंग फोर्सेस, तो आपको नहीं लगता कि बॉडी डिस्टर्ब होने के बाद कैसा हो जाएगी? कुछ ऐसा हो जाएगी। बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। और ये बॉडी का दिस इज द एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब आप मुझे बताइएगा क्या बॉडी का जी बदलेगा क्या? नो, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट होने से बॉडी का जी थोड़े ना बदल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट होने से बॉडी का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलने वाला है। और क्या बैलेंसिंग फोर्स अभी भी आपके पास कुछ यहाँ पे रहने वाला है? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास mg होने वाला है और ये आपके पास क्या होने वाला है? FB होने वाला है, FB होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगने वाले हैं। आप देखिए बॉडी को आपने ना, आपका जो बॉडी का डिस्टर्बिंग फोर्स था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, लेकिन अब जो बॉडी के पास पिक्चर है वो आपके पास कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिए, बॉडी को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया था और बॉडी अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना चाहती है, मतलब कि इसका जो रिस्टोरिंग कपल है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना चाहता है। अब बताइएगा, किसी को आपने कुएं में धकेल दिया और खुद भी वो कुएं में ही जाना चाहता है, तो उसका तो कुएं में जाना का गारंटी है ना। इसीलिए यहां पे रिस्टोरिंग फोर्सेस इज नॉट एबल टू बैलेंस द डिस्टर्बिंग फोर्सेस। इसीलिए इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और आप ऐसा बोल सकते हो, कंक्लूजन क्या है? इफ कंक्लूजन आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ G is above B, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर याद रहे सेंटर ऑफ बैलेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है। जब आप कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में बात करते हैं तो इन केस ऑफ द कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी सेंटर ऑफ बैलेंस इज नेवर गोइंग टू बी चेंज एंड दिस रिजल्ट व्हिच इज फ्लैशिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सबमर्ज्ड के लिए ही वैलिड होने वाला है। तो आपको पता चल गया है क्या? और उसी तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो थर्ड केस में ले नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इफ G and B इज कोइंसाइड्स, अगर कभी ऐसा हो जाए कि G और B कोइंसाइड कर जाएगा तो उस केस में बॉडी आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपके एक मन में सवाल आ सकता है कि सर जी और बी कोइंसाइड कब करेंगे? जी और बी कोइंसाइड तब करेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ बैलेंस जो होता है वो तो सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के पास ही होने वाला है। तो अगर मैं आपके पास एक ऐसा बॉडी ले रहा हूं तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ बैलेंस तो आपके पास ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी एग्जैक्टली वहीं पे होना है तो इसके लिए बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म होना चाहिए। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, अगर ऐसी बात है ना तब जाके आप बोल सकते हो कि यहां पे ही आपके पास G होने वाला है और यहां पे FB भी ऊपर ही रहेगा और mg भी आपके पास नीचे रहेगा और दोनों एक ही पॉइंट से लेंगे। डिस्टर्ब करोगे तो भी आपके पास कपल क्या हो जाएगा? देखो ना, इसको डिस्टर्ब करके दिखाऊं क्या? जैसे आपने इसको डिस्टर्ब किया होगा ना, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं तो देखिएगा अभी भी आपके पास क्या हो जाएगा? FB ऐसे ही रहेगा। सॉरी, मेरे को वर्टिकल बनाना है, मेरे को वर्टिकल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट अभी भी यही पॉइंट है और हमारे पास FB अभी भी ऐसा ही रहेगा और हमारे पास mg अभी भी ऐसा ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि कोई कपल ही जनरेट नहीं हो रहा है और यहाँ पे अगर कपल के बारे में बात करोगे तो कपल 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, इसलिए बॉडी यहां से जाएगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहां पे जाने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम में रहेगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का हमने यही डिफिनेशन देखा है कि बॉडी अपने नए ओरिजिनल पोजीशन में खुश हो जाती है कि मैं जहां हूं मस्त हूं। तो क्या आपने 3 तरीके के एग्जांपल्स देखे, 3 तरीके कंक्लूजन देखे? नाउ इट इज द कंक्लूजन टाइम। और कंक्लूजन टाइम में पहला कंक्लूजन ये है कि फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, very first conclusion is center of buoyancy is never going to be changed. Center of buoyancy
पूरा पार्ट यहां से फिक्स रहता है, यहां से ये पार्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। ये पूरा बॉडी जो है ना कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा बॉडी कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाती है। दिख रहा है क्या? ये पूरा बॉडी आपके पास कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसा चली जाएगी। अब मेरे को ध्यान से बताइएगा, अभी भी बॉडी को मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। जैसे बॉडी को आपने एक पंच मारा ना, एक पंच मारा तो बॉडी टिल्ट हो गई, मतलब आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे विजिबल नहीं है, जस्ट 1 मिनट, आपने बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दिया है, रोटेट किया है। अब देखना है कि बॉडी जाता किधर है। अब आप बताओ कि आपको नहीं लगता कि जी का वैल्यू अभी भी यहीं पे होने वाला है, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल क्लोज ही रहेगा। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां से हटा के इसको एग्जैक्टली यहीं पे डाल देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर जी इतना दूर क्यों बना दिया। ठीक है, कि जी यहां पे होने वाला है और इसका सेंटर ऑफ बैलेंसी यहां पे कहीं पे होने वाला है। आप मुझे बताइएगा, सबमर्ज्ड बॉडी के केस में सेंटर बैलेंसी कभी नहीं बदलता है। देखिए यहां पे लगने वाला है एफबी और यहां पे लगने वाला है mg mg mg। आप देखिए ये हो जाएगा ऊपर की तरफ fb और ये हो जाएगा नीचे की तरफ mg। आपने इसको क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया है, बट इसका जो रिस्टोरिंग कपल है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। और जैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिस्टोरिंग कपल लाने की कोशिश करेगा, आपको पता है बॉडी इज ट्राइंग टू गेट बैक टू इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसलिए देखो बच्चे लोग खुश होते हैं कि जोर जोर से पंच मारते हैं और जाके वापस वापस वापस। ठीक है क्या? दिस इज द एप्लीकेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी। तो होप कि पूरा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मैं अगले लेक्चर में आपके साथ बात करने वाला हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। तब तक के लिए एंजॉय करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और मजे करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी करना है करिए, लेकिन वीडियो को जरूर पसंद करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।